बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जाकर के मेरे हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर जो है वो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड्स में का जो सिलेबस है वो किस तरह एमसीक्यूज में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एनटीएस, एफपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएसएस में रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपसे इस में से किस तरह ज्यादातर कौन से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर वाइज इनको डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह सोचिए, समझिएगा, ताकि अगर आप एग्जाम में जब आप अपीयर हो तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को क्या कर सकें, एमसीक्यूज को जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर सकें। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हम स्टार्ट होते हैं। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, उसमें एमसीक्यू जो मोस्टली ऑब्जर्व हुए हैं वो आप इजीली इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आपके पास जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सबसे पहले मोस्टली एमसीक्यूज जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आते हैं, आपको रूल्स बताए गए इसमें, आप उन रूल्स को ध्यान में जरूर रखिएगा और आपसे वो क्या होते हैं फिर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, आपके पास इस तरह भी नंबर दिया जा सकता है आपको कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या फिर आपसे क्या किस तरह पूछ लिया जाता है, इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये की वैल्यू जिसमें आप कहेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड मोस्टली जो है आपके पास कोई कोई एमसीक्यूज है वो गिवन होता है, दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ गई तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, तो इसमें कितने, ये पॉइंट है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। मिसाल के तौर पर आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका है कि आप वाटर की जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। आप बताएं अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन की कितने ग्राम की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो 18 ग्राम से वाटर की कितनी फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप 18 ग्राम की बात करते हैं तो ये 1 मोल है और इक्वल टू ये 0.5 मोल आप क्या है O2 है। तो आप इसको क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम, तो आपके पास कितने ग्राम बन रही है, आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32 क्योंकि O2 है मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक एमसीक्यू मोस्टली आपसे इस तरह पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है CH4 + 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड 2H2O, तो ये 2 जो है यहाँ पे ये किस चीज को शो कर रहा है, तो इसमें आप बताइएगा स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर। स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर, ठीक, तो ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लूकोज है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे बताएंगे, आपके पास फार्मूला है C6H12O6। तो इसमें अगर आप देखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आप बताना चाहेंगे तो मोलर मास इसका 180 ग्राम है और इसमें 12 ग्राम के आपके पास हाइड्रोजन है और इसको आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या देगा, ये 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और ये मोलर मास इसके ग्लूकोज का। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज क्या बनेगी 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपके पास परसेंटेज कितनी बन रही है 6.67%। ठीक है, तो इस तरह भी आपसे क्या होता है छोटे से एमसीक्यूज जो है वो पूछ लिया जाता है कि आपको किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का में किसी भी एलिमेंट का क्या पूछ ली जाती है, आपसे परसेंटेज पूछ ली जाती है। ठीक, इसी तरह आपसे मिसाल के तौर पर नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम पूछ ली जाती है। ठीक है,
इसमें कैल्शियम की कितने परसेंटेज है, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो आप सिंपली क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम 40 ग्राम है इसका मोलर मास, और टोटल क्या आपके पास इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम है, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगी कितना, 40%। ठीक है, तो ये भी आपसे क्या होता है, एक एमसीक्यू इस तरह पूछ लिया जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्टली एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपसे जो मोस्टली एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है उसमें इस आपसे ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन पूछी जाती, या वो क्या है, पी वी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, या इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ये भी आपसे पूछ ली जाती है, और जनरल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, पी वी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये इक्वेशन आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स पूछ ली जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे जो है वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। अगर आपको बॉयल्स लॉ याद हो, पी वी वन इक्वल टू, इसकी 2 स्टेट फॉर्म है, P1 V1 P2 V2। मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जाता है कि अगर हम 10% डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाए तो बताएं प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। 10% डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाए तो आप बताएं कि प्रेशर जो है उस पर जो है वो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम इस रिलेशनशिप को जानते हैं इसी तरह कि अगर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम, अगर प्रेशर जो है वो 10% हो जाएगा 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 10 के। अगर 10% जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इतनी परसेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर भी इतनी परसेंट क्या हो जाएगा, 10 टाइम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे इस तरह पूछ लिया जाता है। मिसाल के तौर पर इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम क्या करें, अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि इनिशियल प्रेशर जो है P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। ठीक है, आपने क्या करिए, जो सेकंड वॉल्यूम क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम का डबल कर दिया। इनिशियल स्टेट गैस की क्या है, P1 V1, और फाइनल स्टेट क्या हो गई कि आप जो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया जो है गैस का क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो गया। अब बताएं प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आप इसी जो है वो क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, P1 V1 P2 V2 और P1 V1 P2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2V1। तो P2 क्या हो जाएगा आपके पास, P1 V1 डिवाइडेड बाय 2V1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो जो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इनिशियल प्रेशर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपसे मोस्टली जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो कंपेयर करने को कहा जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आपके पास 2 गैसेस आपको दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं इस पर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या रेशियो। मिसाल के तौर पर अगर 2 गैसेस आपसे पूछ ली जाती हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या फैक्टर है, तो आप लिखेंगे किस तरह के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, इन्हीं में वैल्यूज में आप क्या पुट कर देंगे, ये 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनके दरमियान रेशियो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये क्या बने 2.82/1। इसमें जो आंसर आप लिखेंगे वो आंसर क्या होगा आपके पास, H2 ओवर ऑक्सीजन, और ये होगा 2.82/1।
ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इक्वल टू 2.82 ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2.82 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसकी वजह ये भी है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका मोलर मास जो है वो 2 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। इस वजह से जिसका मोलर मास कम होता है यानी कि डेफिनेटली साइज कम होता है, इस वजह से उसकी डिफ्यूजन रेट भी क्या होता है वो ज्यादा होता है। तो मोस्टली इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फॉलिंग वाटर हैज स्फेरिकल ड्रॉप्स। ठीक है, फॉलिंग वाटर हैज स्फेरिकल ड्रॉप्स किस वजह से ये सब कुछ फिनोमेना है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो इसकी रीजन है। इसके अलावा जो है वो कैपिलरी रिएक्शन है। कैपिलरी रिएक्शन जो है वो किस जो बेसिक रीजन है कैपिलरी रिएक्शन का वो किस वजह से है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कहेंगे सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो कैपिलरी रिएक्शन है, और जो वाटर का ड्रॉप स्फेरिकल होता है वो भी किस वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपसे पूछ लिया जाता है वो क्या है, वो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक से ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मोस्टली जो आपके पास यूनिट पढ़ाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है, ये कैल्साइट और अरेगोनाइट में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये ट्रायगोनल इसका से वो होता है क्रिस्टल यूनिट होता है, और इसका क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, कैल्साइट जो ट्रायगोनल होता है, अरेगोनाइट ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना जो किसमें यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको याद रखिए, ये मोस्टली पूछा जाता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 gram of solid into liquid at its melting point, ठीक है, ये आपसे डेफिनेशन लिखी जाती है, पूछ ली जाती है कि व्हाट इज कि मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड जो है वो आप क्या करेंगे, जो आपसे मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह जो है वो जो ये एमसीक्यूज है मोस्टली आपके पास 6 मंथ चैप्टर 2 से मोस्टली आपसे क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो ये पूछ लिया जाता है कि जो गैस लॉज है वो जो है वो ओबे कौन करते हैं। ठीक है, कौन सी गैसेज ओबे करती हैं, गैस लॉज आर ओबेड बाय, ठीक है, हमारे पास क्योंकि आइडियल गैसेज है नहीं रियल गैसेज। ठीक है, रियल गैसेज हैं वो गैस लॉस को क्या करती है, ओबे कर रही होती हैं कि वो आप जो है आपके पास क्या आता है, आपके पास डेटा आता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट मिसाल जब आपको डेटा दे दिया जाता है कि हीलियम जो है आपके पास 0.4 ग्राम है, नाइट्रोजन आपके पास जो है वो 1.4 ग्राम है, और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 1.6 ग्राम है। ठीक है, एट फर्स्ट आपके पास 100 केल्विन, और जो है वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर। ठीक है, टोटल प्रेशर आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे बता दें कि हीलियम आपके पास 0.1 ग्राम है, नाइट्रोजन गैस 1.4 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है 1.6 ग्राम है, टेम्परेचर कितना है, एट टेम्परेचर 100 केल्विन, और वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। टोटल प्रेशर बताएं, ये गैसेस तीनों मौजूद हैं, आप इसका टोटल प्रेशर आप बताएंगे। तो इसके लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एनटी आरटी। ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर, एनटी ये जितनी भी गैसेज हैं इनके आप मोल्स फाइंड करेंगे,
जनरल गैस इक्वेशन जो है वो आप यहाँ पुट करेंगे 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। टेम्परेचर आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इसके मोल्स फाइंड करना चाहें तो आपके पास कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है, हीलियम के मोल्स कितने आएंगे आपके पास, हीलियम 0.4 डिवाइडेड बाय 4 0.1 मोल बन जाएंगे, ठीक। इसी तरह नाइट्रोजन के आपके पास कितने बनेंगे 1.4 और 28 है। इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 32 है, ठीक है। इनके आप मोल्स फाइंड कर लेंगे 1.4 डिवाइडेड बाय 28 ये 0.05 और ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 32 0.05 मोल्स, ठीक है। इन सब के मोल आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे, इनके मोल आ गए आपके पास, मोल्स कितने बनेंगे, ये 0.1 मोल बनेंगे और इसके आपके पास 0.05 मोल है, ये भी क्या है 0.05 मोल, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास ये है। अब इन सबको सम कर देंगे, इन मोल्स को आप सम करेंगे तो एंटी टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे पी इक्वल टू टोटल मोल्स के आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 100 केल्विन डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1.642 एटमॉस्फेयर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप जो है वो इस तरह का न्यूमेरिकल ये डेफिनेटली आपसे जो है वो जनरल गैस इक्वेशन इक्वेशन स्टेट जो है वो उसकी एप्लीकेशन है। तो इस तरह आपसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपसे जो है हम बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो आपसे जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में मोस्टली जो एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाता है वो है कि रेडियो एक्टिविटी was discovered by Henry Becquerel, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपसे रेडियोएक्टिविटी का पूछ लिया जाता है। रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल। इसके अलावा आपके पास ये रिएक्शन आ सकता है कि आपके पास 238 है, ठीक है, 92 है, इसमें चेंज क्या है, थोरियम में चेंज हो रहा है 90 234। तो बताएं इसमें कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है 24 अल्फा पार्टिकल, ठीक, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ से जो है वो कितना चेंज आ रहा है 4 का और इससे 92 से 90 कितना चेंज आ रहा है 2 का, ठीक है। एक बार इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे 1H1 इसमें कितने प्रोटॉन है 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सिंपल आपसे क्या किया जाता है एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या होता है नेक्स्ट है वो आपके पास जो है वो ये फार्मूला आपको अच्छी से जानते हैं। ये सब हाइड्रोजन है, ये AN² है, ठीक है, A0। तो इसमें आपको अगर कहा जाए कि N = 3, अगर शेल नंबर 3 है हाइड्रोजन का तो बताएं इसका रेडियस क्या होगा। तो आप फार्मूला पुट करेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 0.53 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा थर्ड शेल का और क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 0.53 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 4.77 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये भी आपसे इस तरह एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही एक वो लब पर बर्फ एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को किस तरह लर्निंग की जाती है वो बता चुका हूँ। इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं व्हाट इज बामर सीरीज। बामर सीरीज
is observed in which region? In visible region. In visible region. ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बामर सीरीज जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर सीरीज है वो किस रेडिएशन के रीजन में है वो आपको ऑब्जर्व होती, तो आप बताएंगे विजिबल रीजन। इस पर मैं पहले अपलोड एक वीडियो छोटी सी है ना वो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि ये MCQs क्या करते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकें। इसके अलावा आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि डी ब्रोगली जो है वो किस नेचर को, इलेक्ट्रॉन की किस नेचर को सपोर्ट करता है। डी ब्रोगली है वो उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपसे टेस्ट वगैरह में पूछ ली जाती है। ठीक है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाती है कि P और डेक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, H। ये भी आपके पास क्या किया जाता है, इक्वेशन आ जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी मैथमेटिकली क्या है, फॉर्म किस तरह आप लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपसे जो है नेक्स्ट क्या पूछ जाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का क्या, किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज भी क्या होती है आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला क्या है, M इक्वल टू 2l+1। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला है 2l+1 और इसमें जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली ये फार्मूला दे दिया जाए, आपसे क्या किया जाता है बालों का फार्मूला को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, आपको वैसे फार्मूला याद होना चाहिए कि इसमें आपके पास क्या बनता है, ये बालों का क्या दिया जाता है कि L इक्वल टू M-1/2। ये फार्मूला इस तरह भी लिख दिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए तो आप वो फार्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे MCQ से पूछ लिया जाता है, वो क्या है कि बताएं कि 10 आपको याद होना चाहिए कि वो पूछते हैं कि आपके पास नियॉन और आर्गन में किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर आपको याद है पीरियोडिक टेबल में कि यहाँ पर क्या हीलियम है, फिर उसके बाद नियॉन है, फिर उसके बाद आर्गन है। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है आर्गन की क्या होगी, कम होगी और नियॉन की क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी वजह क्या है कि ये जो है जो ही हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आर्गन की क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नियॉन। ठीक है, ये इसमें आपने इसको बता देना। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट आपके पास कुछ आयंस के बने पोटाशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा आयनिक साइज कौन सी एलिमेंट्स का है। ठीक है, तो आपको याद इस बात याद रखिएगा कि ये सब जो है जो ये फोर्थ पीरियड के मेंबर है, ये फोर्थ पीरियड, यहाँ पर पोटाशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे स्कैंडियम है। ठीक है, स्कैंडियम 3B का मेंबर है और ये आपका 2A का मेंबर है और ये 1A का मेंबर है। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, आयन इसका साइज बड़ा होगा, आयनिक साइज कैल्शियम का आप देखो इसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू स्कैंडियम के। इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हुए हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या ज्यादा है, इस वजह से न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा होंगी, तो इसका आयनिक साइज स्मॉलर होगा, इसका जो पोटेशियम आयन का आयनिक साइज क्या होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है,
इस बात को याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपसे पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है कि बताएं फर्स्ट पीरियड में जिस तरह हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये फर्स्ट पीरियड में जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आपके पास जो है लिथियम है, लिथियम 2 नियोन। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट पे 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड है वो भी आपसे क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। थोड़ा सा पीरियड टेबल का आपने इस लिहाज से भी देखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 4 में, 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक, 18 एलिमेंट्स क्यों है इसमें, क्योंकि पीरियड नंबर 4 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक के हैं, 10 एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के हैं और 6 एलिमेंट जो है वो आपके पी ब्लॉक के, तो इनको मिला के आपके पास 18 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक, तो हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं इसकी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो आपसे पूछ लिया जाता है वो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में याद रखिएगा मोस्टली आपके पास क्या किया जाता है, ये जो बॉन्डिंग वो है कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आपके पास 1.54 एंगस्ट्रॉम है, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 32 और 1.24 एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज है। ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखिएगा। मोस्टली आपसे ये बॉन्ड लेंथ भी जो है वो पूछ लिया जाता है क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास बोर्न हैबर साइकिल है, बोर्न हैबर साइकिल, इसका पर्पस क्या है, ये आपके टू कैलकुलेट दी लेटेस्ट एनर्जी, टू कैलकुलेट दी लेटेस्ट एनर्जी। बोर्न हैबर साइकिल है वो लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड। डायपोल मूवमेंट जो है आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है ये HCl है, आपके पास वाटर है, इसके बाद H2S है, तो इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट किसकी होगी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। डायपोल मूवमेंट डिपेंड ऑन दी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज on cation and anion in a molecule and the distance between two charged particles। तो ये ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है नेक्स्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर क्या है कि ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ठीक, डायपोल 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 इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है अगर वो वाटर है वो लिक्विड वाटर में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और यहां पर भी केस देखें, और ये -2। तो अगर आप देखें इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 1 और 2, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसमें। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है और ये 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स यहाँ बना रहे हैं। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, 4। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो आपके पास नेक्स्ट जो है ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपने ये देखा, इसके अलावा आप जो है वो क्या देखेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जरूरी नहीं कि वो कार्बन के साथ ही फॉर्म करे, इसके अलावा वो क्या कर सकता है,
ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ भी फॉर्म करता है, और कार्बन नाइट्रोजन भी है ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। इस बात को भी आपने क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाता है CH2 और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं बनता है, ठीक है, ये बन गए। और हमें इसी तरह पता है कि ये जो एंगल है वो कितने 120 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं 130 डिग्री, ठीक है। एंगल भी आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि कुछ कंपाउंड दे दी जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है इसकी ज्योमेट्री कौन कौन से कंपाउंड जिनकी ज्योमेट्री सिमिलर है। मिसाल के तौर पर आपके पास BeCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्योमेट्री क्या होगी, वो एक ही जैसी होगी, ठीक है। और ये लीनियर ज्योमेट्री, इसमें कौन सी ज्योमेट्री, इसमें लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो है वो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो है अमोनिया ये है ट्रायंगुलर शेप है आपके पास, ठीक है। और वाटर में जो है वो क्या है आपके पास बेंड शेप है, ठीक है। या फिर एंगुलर शेप होगी, एंगुलर शेप है। और आपके पास जो है वो वाटर में क्या होगी आपके पास बेंड शेप आपको आ जाती है, ठीक है। हालांकि सब किसमें आ जाते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है। यहाँ पर 107 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे क्या होता है 104 डिग्री, और टेट्राहेड्रल शेप में वैसे एंगल होते हैं 109.5, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये बेंड शेप है और ये एंगुलर शेप है और ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। लेकिन अगर आप CH4 की बात करें मीथेन की, तो मीथेन की जो प्योर जो एंगल होंगे 109 डिग्री 0.5 प्राइम होते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस कौन फॉर्म करता है, हाइड्रोजन HF, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 है आपके पास। चैप्टर नंबर 5 में क्या है कि आपसे पूछ लिया जाता है, बाद आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। डेफिनेशंस किसकी पूछी जाती है आपसे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन दे दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक। इंटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, डेफिनेशन दे दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि ये क्या है, उसको आपने फिर आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे दी जाती है, उससे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में जो ये मैंने मिसाल के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं मोल जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो मोल क्या आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये टेम्परेचर क्या है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये आपसे क्या किया जाता है, इस तरह एक तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, दूसरे के बाद आपके पास जो है वो एग्जांपल देके आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो मोस्ट स्टूडेंट्स से क्या हो जाती है वो गलत कर लेते हैं, ठीक, गलत हो जाती है, Q माइनस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, डेल Q माइनस W। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है QV इक्वल टू डेल E। अगर आप किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो रही होती है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या चेंज करती है, इंथैल्पी को चेंज कर रही होती है, ठीक है। आपसे क्या होता है, इंथैल्पी को पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे एक चीज याद रखिएगा, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन रही हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, मिसाल के तौर पर आपसे एक MCQ पूछा गया कि आपके पास एक रिएक्टेंट है
इनटू जो है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, इसकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है 10x माइनस 10 है और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है 10 केल्विन है। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू माइनस 10 है और टेम्परेचर क्या है 10 केल्विन। अब बताएं कि ये जो इसका फॉरवर्ड स्टेप है, फॉरवर्ड स्टेप क्या है, तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या है स्लो स्टेप है। ठीक है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ही वो है कम आ रही है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप बहुत जो स्लो है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में आपसे कहा जाता है साथ में स्लो स्टेप के साथ लिखा हुआ है एंडोथर्मिक स्टेप है, एक्सोथर्मिक स्टेप है या स्लो स्टेप है, तो आप जो है इसमें स्लो स्टेप कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है। तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, तो वो स्टेप क्या होता है, उसका फॉरवर्ड स्टेप क्या होता है, वो स्लो होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो है वो आपके जो है वो पूछ लिया जाता है, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि आपके पास 14% मास बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है, इसको आप मोलैरिटी में चेंज करें, किसमें चेंज करें, मोलैरिटी में चेंज करें। ठीक है, 40% क्या होगा, 40% मतलब 40 ग्राम है, डिवाइड बाय 40 ग्राम जो है वो ये NaOH का मोलर मास है, परसेंट का मतलब है कि आपके पास 100 ml है और 1000 ml में आप इसको कैलकुलेट कर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 मोलर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आया है 10 मोलर। तो इस तरह आपको ये वैल्यूज दे दी जाती है और आपसे कहते हैं इसको मोलैरिटी में चेंज करें। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि इन सॉल्ट ब्रिज विच सॉल्ट इज यूज, मोस्टली जो है सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि KCl जेली यूज होती है। ठीक है, KCl जेली को यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको क्या कर दिया जाता है, पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर आपको पोटेंशियल वैल्यू दे दी गई 2 प्लस कॉपर और मोटाई 0.34 और इसी तरह जिंक की वैल्यू जो है आपके पास -0.76 वोल्ट और आपसे कहा जाता है कि ये दो हाफ सेल्स हैं, इनका सेल पोटेंशियल बताएंगे। तो सेल पोटेंशियल आप कैसे बताएंगे, सेल की वैल्यू आपके पास आएगी, ये इसका क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये एज आ कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, कैथोड और ये क्या होगा एनोड एक्ट करेगा। तो इस वैल्यू का आप क्या करेंगे प्लस 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, 0.34 प्लस 0.76। इस पे डिटेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप अच्छी तरह देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इस तरह के न्यूमेरिकल आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 4 क्या हो जाता है 10 और 7 और 3 10, ये 1.101 में। ठीक है, 1.10 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है आपसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास जिंक प्लेट है, इज डिप्ड इनटू और CO2 प्लस एंड +1 आयन सॉल्यूशन। आपके पास जिंक प्लेट है, आप उसको डिप किया हुआ है कॉपर और सिल्वर आयन के सॉल्यूशंस के अंदर, तो आपसे पूछे जाए सबसे पहले कौन सा आयन जो है वो रिड्यूस होगा, तो डेफिनेट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले रिड्यूस हो जाएगा और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो बाद में रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी कैसे पता चलेगा इसका, तो ये जो है आपके पास सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है +1.8। ठीक है, वोल्ट और जो कॉपर का है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस और Cu वो है +0.34 वोल्ट। ठीक है, तो क्योंकि कॉपर जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सिल्वर का ज्यादा, तो इसलिए सिल्वर जो है वो क्या होगा पहले रिड्यूस हो जाएगी, फिर उसके बाद कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है वो क्या है नेक्स्ट, जो आपके पास द pH ऑफ
स्टमक की पीएच कितने मोस्टली 1 से 2 होती है, ठीक है। पीएच ऑफ स्टमक जो है वो क्या है 1 से 2 आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो है ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 के आपके पास, और इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में मोस्टली आपसे कहा जाता है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन, आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूछा जा सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगा, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। सिंपल क्या है इसमें इक्वेशन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये के पे डिपेंड कर रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ठीक। तो जो ये जीरो रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वो वही के का यूनिट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, आप क्या करेंगे इसमें कि आप इस केस में भी ले सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, या फिर आप dx और dt के एक से ज्यादा दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इस केस में भी आप ले सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आप यूनिट कैसे बताएंगे, तो इसमें आपके पास ये जो है, जो आपके पास ये मोलर सेकेंड के और मोलर का स्क्वायर, ये के किसी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बन जाएगा के इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड मोलर, या इसका आप कहते हैं सेकेंड मोल पर डीएम क्यूब, तो ये हो जाएगा डीएम क्यूब मोल सेकेंड, और इसी को हम बार बार क्या लिखते हैं डीएम क्यूब मोल इनवर्स ऑफ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह आपसे रेट कांस्टेंट का मोस्टली यूनिट्स आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन व्हाट, नेक्स्ट है आपके पास रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के अंदर आप क्या करते हैं आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस पर, इसके बाद यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे डिपेंड कर लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको पुनः कोई रिएक्शन दे दिया जा सकता है, ठीक है। रिएक्शन आपको मिसाल के तौर पर रिएक्शन दे दिया गया CH3COO C2H5 और इसको NH से ट्रीट करने को कहा गया, और एक रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन क्या होगी CH3COO Na और साथ में इथेनॉल की, ठीक है। आपको रिएक्शन दे दिया गया और आपसे कहा जाए क्योंकि आपने फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स पढ़ चुके हैं टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप मुझे बताएं इस रिएक्शन के रेट को हम फाइंड करना चाहें तो सबसे बेस्ट फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं उस बेस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विजिबल जो है वो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कलर कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इसमें हम जो सजेस्ट करते हैं वो आप क्या करेंगे कंडक्टोमेट्रिक मेथड, ठीक। और डेफिनेटली आपको ये मेथड्स दे दिए जाते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है चूज करना पड़ता है। मुख्तलिफ मेथड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाते बताएं इसमें कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो आपके पास जो है वो जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड में है, जो मोस्टली आपके जो है
मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर आपसे जो है वो ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इसको हम ये कहते हैं कि 10 to 15% जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से जो है MCQ जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम में तो मस्ट है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं उनमें आपसे ये इस तरह के MCQs पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वीडियो है वो आपको केमिस्ट्री की तैयारी करने में हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा आपको कोई और MCQs डिस्कस करने हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट में जो है वो एड्रेस गिवन है। इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा और व्यू इसको चैनल को जो है वो वीडियोस को लाइक जरूर करें। इसके अलावा इसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को और प्रोफेशनल टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले को शेयर करें ताकि वो उससे ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।